गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसके केमिस्ट्री क्लास। बेटा आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन already we have studied about the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो बेटा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उन रेडिएशंस को हम कहते हैं विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट आर ओसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर मान लीजिए कि वेव जो है ऐसे चल रही है तो उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। सच टाइप ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हो गया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो सनलाइट है उसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब जो सोलर लाइट है, सनलाइट है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या और भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं? सो लेट अस टेक, सबसे पहले हम आते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। इसी तरह से गामा रेज, दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। एक्स रेज जो आप जानते हैं यूज होता है एक्सरे डिजीज़ वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली बोन फ्रैक्चर वगैरह के लिए, या लंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्स रेज इसके अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद आता है यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, दे आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद आती है हमारी विजिबल रेज यानी कि जो सनलाइट जो हमें देखने में यूज कर रहे हैं, विजिबल रेज, दे आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देन इंफ्रारेड, ये भी सोलर रेडिएशन ही है। इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज के बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। ये सारी की सारी जो वेव्स हैं यानी कि रेडिएशंस हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर हम इनको एक सीरीज बना दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, तो ये जो वेव्स होंगे, जो एक हमारे पास एक सीरीज बनेगी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर की रेंज में है। और रेडियो वेव जो है इनकी वेवलेंथ 10⁻²2 मीटर, 10⁻² यानी कि 100 मीटर कह लीजिए, इसकी रेंज में है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है एज वी आर मूविंग फ्रॉम कॉस्मिक रे टू गामा रे टू एक्सरे, देन यूवी, देन विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। तो जैसे जैसे हम कॉस्मिक रे से नीचे की तरफ चलते, कॉस्मिक से हम कहाँ पर चल रहे हैं, गामा पे चल रहे हैं, देन एक्सरे पर, यूवी रे, विजिबल, तो ये जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम इनकी वेवलेंथ देखें तो यहाँ पर उल्टा होगा, बिकॉज वेवलेंथ क्या होता है, जो भी रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये तो फिक्स हो गया। एंड C = न्यू लैम्डा। इसका मतलब न्यू जो है वो क्या हो गया, न्यू = हमारा हो गया C/λ, मीन्स लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कम होगा वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 10⁻24 के ऑर्डर में है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको काफ़ी कम मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं सीक्वेंस जो है वो उल्टा हो गया है। यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हमने इनको अरेंज कर दिया। एंड दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हमारे पास इसी प्रकार से विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में आप जानते हैं, जब बारिश होती है, खास करके अगर बारिश हो और उसके बाद में सनशाइन हो जाए यानी कि धूप निकल आए, तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है रेनबो। नॉर्मली या तो ये अर्ली मॉर्निंग में होता है या फिर इवनिंग के टाइम पर ही आपको रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है। सो रेनबो के अंदर आप देखते हैं कि 7 कलर्स होते हैं, और ये कौन से कलर होते हैं जो विजिबल रेडिएशन से मैच करते हैं। ये कौन से कलर हैं? ये दीज आर VIBGYOR। ये 7 कलर्स की हमें एक स्ट्रिप दिखाई देती है जब आप रेनबो को देखते हैं। तो ये जो 7 कलर की स्ट्रिप है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम। इट इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर लाइट। सनलाइट का एक विजिबल स्पेक्ट्रम है, और सनलाइट क्योंकि वाइट होती है तो आप विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट भी लिख सकते हैं इसको। इट इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, जो हमारी नॉर्मल लाइट है उसका ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो आप देखते हैं कि जब हम किसी विजिबल लाइट को यानी कि सनलाइट को जब एक प्रिज्म में से पास कराते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर 7 कलर्स की एक स्ट्रिप बन जाती है, एक पट्टी बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। सो ये विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में हो गया। अगर आप इसकी वेवलेंथ देखेंगे तो जो रेड है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जो वेवलेंथ है वो है लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम। और जो वायलेट है इसकी जो वेवलेंथ है वो लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम है। तो ये इनकी वेवलेंथ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है जबकि वायलेट की कम है विजिबल के अंदर। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, इसकी क्या होगी? लोवेस्ट होगी। इसलिए जो एनर्जी है वो वायलेट जो कलर है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है, जबकि रेड की एनर्जी, रेड रेडिएशन जो है उनकी एनर्जी कम होती है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने स्टडी किया। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से क्या मीनिंग है यहाँ पर? अगर हम किसी सबस्टांस को, जैसे कि हमने अभी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, तो अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में सपोज करिए हाइड्रोजन गैस लेते हैं, तो जब वो डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करेगी तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है वो क्या करेगा? उसमें से जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे उसके अंदर एक चमक उत्पन्न होगी, जो ग्लास ट्यूब जो है वो चमक उत्पन्न होगी। तो जब उस ट्यूब ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में से, यानी जिसको हम ग्लास ट्यूब कह रहे हैं, उसमें से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उस लाइट को अगर हम एक प्रिज्म में से गुजार देते हैं तो हमें एक स्ट्राइप मिलेगा, एक अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हमें मिलती हैं। वी गेट अ पैटर्न ऑफ वेवलेंथ मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम के लिए निकाला। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब स्पेक्ट्रम निकालने के लिए ज़रूरत क्या होती है? स्पेक्ट्रम जो ऑलरेडी हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो अगर हम इन अलग अलग वेवलेंथ को सेपरेट करना चाहते हैं, अलग अलग करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोप है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट हैं? पहली चीज़ इसके अंदर है प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, या तो ये इसके अंदर एक तो ये चीज़ प्रेजेंट होगी, दूसरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है? दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी इसके अंदर स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ और टेलीस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? ये स्क्रीन है जिसके ऊपर कलर का पैटर्न हमें मिलता है, अलग अलग वेवलेंथ मिलती हैं।
टेलीस्कोप क्या है, अगर हम मान लीजिए स्पेक्ट्रोग्राफ यानी फिल्म नहीं लगा रहे हैं तो हम इसके द्वारा डिफरेंट कलर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो वहाँ पर। सो ये स्पेक्ट्रोस्कोप के दो कंपोनेंट्स हैं, इनके द्वारा हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को निकालते हैं। नाउ स्पेक्ट्रम जो है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो दो प्रकार के हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा हम लेंगे दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो ये दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो बेटा अब हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल ले लेते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम, सो बहुत सी चीज़ें क्या है, अगर हम वर्ड के मीनिंग को प्रॉपरली कैच कर ले तो वहीं से हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एमिशन का मतलब क्या होता है, एमिशन क्या होता है, एमिट होना यानी कि बाहर आना, निकलना। स्पेक्ट्रम ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, क्या है, इट इज़ ए अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। सो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, अगर हम किसी सोर्स की लाइट, किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है, अगर हम उसको एक प्रिज्म में से पास करा देते हैं और पीछे हम एक स्पेक्ट्रोग्राफ या टेलीस्कोप लगा करके उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो जो हमें पैटर्न मिलेगा वेवलेंथ का, उसको हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ लाइट एक सन भी हो सकता है, कोई बल्ब भी हो सकता है, कैंडल भी हो सकती है, या कोई भी लुमिनिसेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकल के आ रही है। आपकी एक टॉर्च भी हो सकती है इसके लिए। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पर ले लिया कि सनलाइट का, तो ये सपोज करिए कि सनलाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पर हमने एक प्रिज्म रख दिया है जो कि स्पेक्ट्रोस्कोप का पहला पार्ट हो गया, निकोल प्रिज्म रख दिया हमने सपोज करिए, और यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा दी है, ये हमारी एक स्क्रीन है। यहाँ से एक रेडिएशन चल कर के आती है, एक वाइट लाइट आती है जो यहाँ पर आकर के प्रिज्म में टकराती है। हम जानते हैं प्रिज्म में क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, यानी कि लाइट गेट डिफ्रैक्ट यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाता है। यहाँ पर ये जो वाइट लाइट है ये डिस्पर्स हो जाती है इस प्रकार से, ये इसमें डिस्पर्जन हो गया, लाइट थोड़ा थोड़ा अलग हो गया। जब ये लाइट यहाँ से जाएगी तो एंगल और ज़्यादा दिखाई देंगे हमें। सो हम देखते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर हमें अलग एक पैटर्न मिलता है। वी गेट अ पैटर्न ऑफ कलर्स, कौन सा, VIBGYOR, ऊपर रेड है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये एक पैटर्न मिलता है। तो ये जो कलर का पैटर्न हमारे पास आया, ये क्योंकि हमने यहाँ पर विजिबल लाइट लिया है तो ये क्या हो गया, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम लिया हमने यहाँ पर। सो बेटा यहाँ पर क्योंकि ये लाइट एमिट हो रही थी किसमें से, सन से, और एमिटेड जो लाइट एमिट हो रही थी उसी को हमने प्रिज्म में से पास करा और उसी का स्पेक्ट्रम लिया है, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, पहला है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो कि हमने अभी एग्जांपल लिया। जब आप वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराते हैं तो आपको 7 कलर के एक स्ट्राइप मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, क्योंकि ये सारे कलर कंटिन्यूअस है। एग्जांपल है इसका रेनबो। रेनबो को आप देखते हैं तो हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि रेड कहाँ तक है, ऑरेंज कहाँ स्टार्ट होता है, सारे कलर एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होते हैं, मर्ज हो रहे होते हैं, तो दे डोंट हैव एनी सेपरेट बाउंड्रीज, इसलिए हम क्या कहते हैं कि कंटिन्यूअस हैं, ऑल द कलर्स आर कंटिन्यूअस। वायलेट इंडिगो में के अंदर मिक्स हो रहा होता है, इंडिगो ब्लू में मिक्स हो रहा है, ब्लू ग्रीन में ग्रीन, येलो में येलो, ऑरेंज में एंड ऑरेंज रेड में मिक्स होता हुआ दिखाई देता है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये वाइट लाइट के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरा जो स्पेक्ट्रम है वो है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या मिलना चाहिए हमें, पूरी की पूरी रेंज मिलने की बजाय, सातों कलर मिलने के बजाय हमें कुछ लाइनें होनी चाहिए उसके अंदर जो कि एक दूसरे से अलग अलग हों, तो स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। लेट अस टेक द एग्जांपल। किस प्रकार से हम ये ले सकते हैं? सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक, ये मेरे पास एक, सपोज करिए कि कैंडल है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैंने लिया प्लेटिनम लूप लेता हूँ मैं, और इस प्लेटिनम लूप के ऊपर सोडियम क्लोराइड या सोडियम मेटल जो है वो लिया मैंने, और इसको यहाँ पर इसको मैं हीट करता हूँ। अब यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है, यहाँ इसमें से जो लाइट प्रोड्यूस होती है, सोडियम को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है मैं इसको पास करा देता हूँ एक प्रिज्म में से। यहाँ पर ये मैंने एक प्रिज्म ले लिया, इस लाइट को मैंने पास करा दिया यहाँ पर प्रिज्म में से। लाइट फ्रॉम कहाँ से आ रही है? लाइट फ्रॉम सोडियम वेपर, सोडियम वेपर्स के ग्लो करने से लाइट उत्पन्न हुई। अब ये लाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ, यहाँ पर लाइट डिस्पर्ज हो गई, यहाँ मैंने स्क्रीन रख दी। अब मैं क्या देखता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर केवल दो ही लाइनें मुझे ब्राइट लाइन दिखाई दे रही है और बाकी का सारा एरिया जो है वो डार्क है। और इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ ये है हमारी 589.6 और दूसरी है 589 नैनोमीटर, यानी कि 5896 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो और 5890 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो, या 589.6 और 589। केवल दो हमें येलो कलर की स्ट्रिप मिलती हैं और बाकी का ये जो सारा का सारा एरिया है, ये बीच का जो एरिया है और ये एरिया जो बचा, ये सारा का सारा एरिया हमारा डार्क है। तो केवल हमें दो ब्राइट लाइन मिल रही हैं। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। और इस लाइन स्पेक्ट्रम की यूटिलिटी क्या है? व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली इट इज़ जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंट। जैसे कि दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट आपस में मैच कभी नहीं करते हैं, उसी प्रकार से किसी भी दो एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए हमें कोई अननोन एलिमेंट दिया जाता है तो हम उसको हीट करके उसके द्वारा एमिटेड लाइट को प्रिज्म में से पास करा करके हम उसका लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेंगे, और जो हमारा स्टैंडर्ड चार्ट है वहाँ से हम उसको मैच करेंगे कि कौन सी वेवलेंथ है, और उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें एक मेटल, कोई भी एक सब्सटेंस दिया गया, मैंने उसको हीट किया, उसकी लाइट को प्रिज्म में से पास कराया, और ये जो लाइट की जो वेवलेंथ आई वो आई 589.6 एंड 589 नैनोमीटर ये आती है। तो अब मैंने चार्ट में देखा कि ये वेवलेंथ किससे मैच करती है? ये वेवलेंथ मैच करती है सोडियम के साथ। तो कन्फर्म हो गया मेरा कि जो मुझे सब्सटेंस दिया गया है वो सब्सटेंस क्या है? सोडियम है या सोडियम क्लोराइड है। सो दिस इज़ द वे बाय विच द लाइन स्पेक्ट्रम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक प्रकार से जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है एलिमेंट का, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज़ अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम। अब नेक्स्ट हम बेटा पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब नाम क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एब्जॉर्ब, यानी कि हमें क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब करा देना है, और बाकी की जो लाइट है वो ट्रांसमिट होकर के बाहर आएगी, उसका हमें एक स्पेक्ट्रम स्टडी करना है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम आएगा उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेट अस टेक एन एग्जांपल। कैसे होगा ये? सपोज करिए कि हमने ली वाइट लाइट यहाँ पर, फिर मैं दोबारा वही ले रहा हूँ। सपोज करिए कि मैंने एक टॉर्च लिया यहाँ पे, ये सपोज करिए कि टॉर्च है, और इस टॉर्च में से लाइट आएगी, वाइट लाइट आ रही है। यहाँ पर मैंने बीच में
सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रख दिया इसके रास्ते में, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और इसके पीछे मैंने यहाँ पर लगा दिया है प्रिज्म, और प्रिज्म के पीछे मैंने ये लगा दी है स्क्रीन। अब यहाँ से एक लाइट रे निकलती है, वो लाइट रे इसमें से पास होती है। ये लाइट कैसी, हमारी वाइट लाइट है, इट इज़ वाइट लाइट। इसमें से पास होकर के ये लाइट जाकर गिरती है प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म में जाने पर इस लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है, ये इस प्रकार से लाइट डिस्पर्ज हो गई। अब ये लाइट जब इसमें से बाहर आती तो जाके स्क्रीन के ऊपर गिरती है, और स्क्रीन के ऊपर हमें ये इस प्रकार से एरियाज़ मिलते हैं, ये कलर मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया है और ये जो एरिया, यहाँ पर डार्कनेस मिलती है हमें। मीन्स पैटर्न, क्योंकि अगर वाइट लाइट है तो इसका स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था, कंटिन्यूस होना चाहिए था बेटा, लेकिन ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस होने की बजाय यहाँ पर दो डार्क लाइन्स हैं, इट गिव्स अस डार्क लाइन। अगर मैं यहाँ पर NaCl लेता हूँ तो 2 डार्क लाइन्स हैं यहाँ पे, और ये जो डार्क लाइन है ये कोरिस्पॉन्ड कर रही 589.6 एंड 589 नैनोमीटर, ये इसके साथ ही मैचअप भी कर रही है। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने वाइट लाइट को पास कराया NaCl सॉल्यूशन में से, तो NaCl के सॉल्यूशन ने 589.6 और 589 नैनोमीटर वाली जो लाइट वेवलेंथ थी लाइट की, उनको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सारी लाइट को ट्रांसमिट कर दिया। एंड व्हेन दिस ट्रांसमिटेड लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म, इट गिव्स 2 डार्क लाइन्स इन रादर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जो कि स्पेक्ट्रम हम कंटिन्यूस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी बजाय यहाँ पर हमें 2 डार्क लाइन मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखना है हमें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो ब्राइट लाइन्स मिलती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही हमें डार्क बैंड के रूप में या डार्क स्पॉट के रूप में मिलते हैं यहाँ पे, यानी कि डार्क लाइंस आती हैं यहाँ पे। इसलिए ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है, इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इट इज आल्सो डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वैसे तो लाइन स्पेक्ट्रम भी डिसकंटिन्यूस है, तो ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ा जा सकता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार ले लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या करना है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और सोडियम किसको वेवलेंथ करेगा, जिसको ये एमिट करता है। सोडियम एमिट किसको कर रहा था, 589.6 और 589। तो जब एब्जॉर्प्शन की बारी आई तो इसने एब्जॉर्ब भी उसी को कर लिया। सो व्हेन वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम अ टॉर्च इज पास थ्रू NaCl सॉल्यूशन, ये जो हमने सॉल्यूशन ले रखा है ये हमारा है NaCl सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है रेडिएशंस को, सोडियम। जो लाइट यहाँ से निकलती है, इसको लाइट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट, इस ट्रांसमिटेड लाइट को हमने प्रिज्म में से पास कराया और इसका एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया। इस स्पेक्ट्रम में हमें 2 डार्क लाइन मिलती हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये 2 वेवलेंथ इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली हैं। सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब साथ के साथ हाथ के हाथ हम पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी। ये टाइप होगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, इसको हम अलग से, ये कोई अलग पार्ट नहीं है, आप हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक जा रहे हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आगे स्टडी करना है। तो इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ले रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ वी नो दैट ऑलरेडी हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। मैं डिस्चार्ज ट्यूब को वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसके अंदर सपोज करिए कि बाहर वैक्यूम पंप से जोड़ने के लिए साइड ट्यूब है। यहाँ पर कैथोड और ये एनोड हो गए हमारे। हमने इनको कनेक्ट कर दिया इंडक्शन कॉइल के साथ में, 10,000 वोल्ट इंडक्शन कॉइल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है।
व्हेन द प्रेशर इज मेंटेन्ड एट 10⁻⁻², mmHg, या ये कह लीजिए इतना, सॉरी 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर रखा। और इसमें हमने जो गैस ली हुई है वो गैस कौन सी है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर गैस है H2 गैस है। ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं कैथोड एक्सपेरिमेंट में कि जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है उस दौरान कोई भी करंट इसमें से प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रेशर को 10⁻² एटमॉस्फेयर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अचानक ट्यूब जो है वो ग्लो करने लगती है और करंट पास होना शुरू हो जाता है। अब ग्लो कर रही है तो इसका मतलब क्या, इसमें से लाइट भी आ रही होगी। इसमें से जो लाइट आ रही है इस लाइट को हमने पास करा दिया एक प्रिज्म में से। सपोज करिए कि यहाँ से ट्यूब में से ये लाइट निकली और इस लाइट को यहाँ पे पास करा दिया। यहाँ पर हमने क्या रख रखा है, एक स्क्रीन रख रखा है। जब इस स्क्रीन में से ये लाइट जब यहाँ से पास होती है तो क्या हुआ, इसका डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन हो गया लाइट का। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं सो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेवलेंथ हमें मिलती है, बहुत सी लाइनें मिलती हैं, लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर। ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सी लाइंस होती हैं। इन लाइंस को सीरीज़ में बांट दिया गया, 5 सीरीज़ बना दी गई इन लाइंस की, डिपेंडिंग अपॉन किसने डिस्कवर किया, हर एक ने अपनी एक सीरीज़ दी। इस आधार पर कि ये विजिबल यानी कि जो रेडिएशन है उसकी कौन सी वेवलेंथ से, किस रीजन से बिलोंग करते हैं। अगर हम सनलाइट की बात करें तो उसके कौन से रीजन से ये बिलोंग करती है उसके आधार के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास आता है लाइमन सीरीज। 5 सीरीज जो है वो हमारे पास सीरीज कौन से, लाइमन सीरीज। दूसरी सीरीज है हमारे पास में बामर सीरीज। पहली सीरीज, दूसरी सीरीज। तीसरी हमारे पास में पासन सीरीज। चौथी हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज। और जो 5वीं है उसको हम कहते हैं फंड सीरीज। ये 5 सीरीज है। ये जो नाम है ये दीज नेम्स आर बेस्ड ऑन द डिस्कवरर, जिसने इसको डिस्कवर किया उसके नाम के आधार पर ही यहाँ पर ये नाम रखे गए सीरीज को। लाइमन सीरीज इट बिलोंग्स टू यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ करती है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। बामर सीरीज ये विजिबल रीजन से के साथ बिलोंग करती है, ये लाइट के, वाइट लाइट के विजिबल रीजन से हैं। और बाकी की जो तीनों हैं दे बिलोंग्स टू IR यानी कि इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती हैं यहाँ पे। क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो क्या होगा, ऊपर होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो हमारे पास में ये होगी हमारी फंड सीरीज, ये वाली हमारी होगी ब्रैकेट सीरीज, इससे पहले ये आगे पासन सीरीज, ये बामर सीरीज, और ये वाली होगी हमारी लाइमन सीरीज। तो इस प्रकार से हमें 5 बैंड मिलते हैं जिनको हम सीरीज कह सकते हैं। यहाँ पर हर बैंड में बहुत सी लाइनें हमें दिखाई देती हैं। ये विजिबल रेडिएशंस के यानी कि सोलर रेडिएशंस के किस रीजन से बिलोंग करते हैं उसके आधार पर इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। लाइमन सीरीज जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बिलोंग करती है, इसकी जो वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मैच करती है। बामर सीरीज की जो वेवलेंथ है वो विजिबल के साथ मैच करती है। पासन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड, ब्रैकेट ये भी इंफ्रारेड से, और फंड सीरीज जो फार इंफ्रारेड से मैच करती है। तो इस प्रकार से बहुत सी लाइनें हमें मिलती हैं जब हम हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। मीन्स लाइट एमिटेड बाय द हाइड्रोजन, या ये कह लीजिए कि लाइट एमिटेड बाय ग्लोविंग ऑफ हाइड्रोजन व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म इट गिव्स अ सीरीज ऑफ लाइन्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज,
bracket series and Fund series. So this is about the hydrogen spectrum. So ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसमें इतनी ज़्यादा लाइनें क्यों होती हैं, अलग अलग सीरीज़ क्यों बन रही है, इसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पर नहीं होता। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करती है आगे की वीडियोज़ में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन you have to revise these topics and we will meet you tomorrow with the next topic. Thank you. Have a nice day.